आगाज में सबसे पहले बात करेंगे माली साल 2023-24 का बजट आज पेश किया जाएगा। 14,500 अरब रुपए का बजट है, जिसमें 500 अरब रुपए टैक्सों का नया बोझ लादने की तैयारी है। सिगरेट, कॉस्मेटिक, शेविंग आइटम्स, चॉकलेट, कॉर्नफ्लेक्स सीरीज महंगे हो जाएंगे। इंपोर्टेड लग्जरी आइटम्स हैं और दरामदी तजवीज़ है। बाहर से गाड़ी मंगवाना भी महंगा पड़ेगा। नॉन फाइलर्स भी रडार पर आ गए हैं। बैंकों से रकूम निकलवाने पर विद होल्डिंग टैक्स लगेगा। नॉन फाइलर्स के लिए फ़ज़ाई सफ़र बहुत महंगा हो जाएगा। तनख्वाहों में 20 और पेंशन में 15% इजाफे का भी इम्कान किया जा रहा है। सिंध का तरक्याती बजट 40% इजाफे से 617 अरब रुपए तजवीज़ किया गया है। वज़ीर आला मुराद अली शाह हुकूमत सिंध का बजट कल पेश करेंगे। बजट से मुतल्लिक हमने बात करने के लिए राब्ता किया है। मुआशी माहिर खुर्रम शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर कहिएगा, क्या उम्मीद वाबस्ता है बजट से, आवाम को कितना रिलीफ मिलेगा? देखो, बजट तो मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए एक आम आदमी की, क्योंकि हमेशा की तरह बजट में पूरी आवाम को फायदा नहीं होता। या तो वोट बैंक को फायदा होता है ज्यादातर, सर्टेन सेगमेंट्स को फायदा होता है, या फिर जो है इस मरतबा क्योंकि IMF भी जो है वो साथ खड़ा है कि उनको हमने जो है टैक्सेस ज्यादा जमा करके देने हैं ताकि वो ऑनबोर्ड आ सकें और अपने खर्चे कम कर लें। तो जहाँ तक ये नंबर्स आ रहे हैं, इसमें लगता यही है कि सब्सिडीज ज्यादा होंगी, अलाउंसेस ज्यादा होंगे, सैलरीज ज्यादा होंगी, और ये या तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए होगा ज्यादातर, या फिर वोट बैंक के लिए होगा, सर्टेन सेगमेंट्स के लिए, कॉन्स्टिट्यूंसीज के लिए जो गवर्नमेंट्स की होती हैं, डिफरेंट गवर्नमेंट्स की, और आगे इलेक्शन भी हैं। तो मुझे लगता है यही है कि बहुत ज्यादा रिलीफ शायद एक्सपेक्टेड नहीं है। टैक्सेस बल्कि ज्यादा एक्सपेक्टेड है, और उन्हीं से टैक्सेस शायद लिए जाएंगे जो ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं। उसमें इंडस्ट्रीज भी हैं, बिजनेसेस भी हैं और इंडिविजुअल्स भी हैं। तो रिलीफ एक्सपेक्ट करना मेरे ख्याल में जो है वो रियलिस्टिक नहीं होगा। अच्छा सर, बजट के साथ डॉलर जखीरा करने वालों के खिलाफ भी कानून साजी की तैयारी की जा रही है। इस हवाले से आपका क्या कहना है? जी, मेरे ख्याल में बिल्कुल कानून साजी करनी चाहिए, और ये गवर्नमेंट का काम शायद नहीं है, स्टेट बैंक का काम है कि करेंसी मार्केट को इफेक्टिवली रेगुलेट करे, ताकि करेंसीज की डिमांड एंड सप्लाई जो है वो सही रहे और कोई होल्डिंग ना हो और कोई भी मैनिपुलेट ना कर सके। ज्यादातर एक्सचेंज कंपनी की तरफ से काम, वहाँ पे रेगुलेशन कम होती हैं रिलेटिवली, और वहाँ पे दो बुक्स चलती हैं, एक फॉर्मल बुक होती है, एक इनफॉर्मल होती है, और इनको मेरे ख्याल में कंट्रोल किया जाए, इनको रोका जाए, इनको या तो बंद किया जाए, इनको से सारा काम हो तो वो ज्यादा बेहतर है। तो मेरे ख्याल में रेगुलेशन और होर्डिंग पे क्लैम्प डाउन करना बिल्कुल अच्छी बात है, करना चाहिए, ताकि जो अननेसेसरी जो है वो होर्डिंग है या लोग अपने पास जमा करते हैं डॉलर या मैनिपुलेट करने के लिए अपने पास सप्लाई रोक लेते हैं, उनको डेफिनेटली कार्रवाई करनी चाहिए। कानून तो पहले से है, इम्प्लीमेंटेशन जो है हमेशा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। खुर्रम शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद थे। आगे बढ़ते हैं। नए माली साल का विफाकी बजट आज पेश होने जा रहा है। कराची चैम्बर के साबिक नायब सदर शमसुल इस्लाम ने कहा है कि टैक्स आमदनी का 9,200 अरब रुपए का हदफ हासिल करने के लिए हुकूमत को हर सेक्टर की आमदनी पर इनकम टैक्स लगाना होगा। अब हर सेक्टर को टैक्स नेट में लाकर ही मुश्किलात कम हो सकेंगी। हुकूमत को महंगाई कंट्रोल करने के लिए मरबूत प्लान देना होगा। मज़ीद जानते हैं, हमारे नुमाइंदे अशरफ खान हमारे साथ मौजूद हैं। अशरफ, अपडेट कीजिए। वज़ीर ख़ज़ाना नए माली साल का बजट आज पेश करेंगे, और यहाँ पे सबसे बड़ी जो शुरुआत देखें तो माशी अदद-ओ-शुमार अच्छे नहीं हैं, तमाम माशी अदद-ओ-शुमार ख़राब आए, और नए माली साल का बजट देखें तो कुल हजम जो है, जो टैक्स आमदनी है 9,200 अरब रुपये रखी गई। ये कैसे हासिल हो गए जानते हैं। जो कराची चैम्बर के साबिक वाइस प्रेसिडेंट हैं शमसुल इस्लाम हमारे साथ मौजूद हैं। क्या देख रहे हैं सर, माशी सूरत हाल तो अच्छी नहीं है? देखिए, सबसे पहले तो आप ये देखेंगे जो पास्ट परफॉर्मेंस आपके इकोनॉमिक सर्वे के अंदर आई है, ऑल सेक्टर जो है डिक्लाइन शो कर गया, जिसमें एक्सेप्ट आप लाइफ स्टॉक या एक दो और सेक्टर जो डॉक्यूमेंटेड नहीं है वहाँ पर थोड़ी सी ग्रोथ हुई है। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास जो टैक्स कलेक्शन का जो स्पेस है वो आपके पास बहुत कम रह जाएगी। आपने टारगेट तो बहुत बड़ा रख दिया है, लेकिन वो टैक्स कहाँ से इकट्ठा करेंगे? वो इंडस्ट्री जो बंद हो रही है, शट डाउन कर रही है, अपनी प्रोडक्शन कम कर रही है, जिनको रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा है, वो टैक्स देते थे, लेकिन वो अब कैसे देंगे? क्योंकि हमारे पास अगर टैक्स देने का देखो तो सबसे ज़्यादा 69% से ज़्यादा जो है वो इंडस्ट्री टैक्स देती है। हालांकि अगर आप GDP में साइज देखें इनकी कंट्रीब्यूशन का, तो वो तमाम सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर और ये इंडस्ट्री सेक्टर तकरीबन ऑल बराबर है। सर्विसेज भी उसके बाद देती हैं टैक्स। तो हुकूमत को चाहिए था कि
इस वक्त इन हालात को देखते हुए कुछ ऐसी स्पेस निकालते हैं कि बिज़नेस रिवाइव करता और आम लोग जो हैं, जो नौकरियों के उसमें रहते हैं और जॉब पे चाहे वो ले ऑफ हो गए, बेरोजगारी बढ़ गई, उनके लिए कोई छोटे कारोबार करने की स्कीम लाएं ताकि हर वो बंदा जो आज छोटा कारोबार करेगा कल वही बिजनेस टाइकून बन सकता है। तो उससे आपके पास एक तो हुकूमत के ऊपर नौकरियों का बोझ कम होगा और दूसरा उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से उसके पास इनकम बढ़ेगी। पाकिस्तान का इस वक्त मसला आज क्या हो रहा है कि मैं और आप हर आदमी के पास उसकी इनकम बहुत श्रिंक हो गई और अखराजात बढ़ गए और महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई। अब हमारे पास जो तनख्वाह आती थी, जो लाख रुपए अगर आदमी तनख्वाह ले रहा है, उसका 45,000 रुपये से ज़्यादा जो है सिर्फ किचन का बजट बनता है। वो बच्चों की तालीम कहाँ से देगा, वो हेल्थ के ऊपर कहाँ से खर्च करेगा, ट्रांसपोर्ट कहाँ से यूज़ करेगा, किराए का घर में अगर रहता है तो वो कहाँ से देगा। ऐसी सूरत हाल के लिए आपके पास खुद आपको एक ऐसा सिस्टम इन्वायरमेंट क्रिएट करना होता है जिसके अंदर लोग कंट्रीब्यूट करें। टैक्स का जो टू जीडीपी है वो हमारा पाकिस्तान में मुसलसल डिक्लाइन पे आ रहा है और इस साल भी हम अराउंड, इस वक्त जो डेटा हमारे पास आया है उसमें कुछ 6.7% के करीब दिखाया है जो 9 मंथ का, जबकि आगे डेटा आपके पास 30 से उनको और मजीद आ जाएगा। तो ये डाउनवर्ड ट्रेंड होने का मतलब ये नहीं है कि लोग टैक्स देते नहीं हैं, मैं और आप सब इनडायरेक्ट टैक्सेस दे रहे हैं। एक आम मजदूर जो है जो चाय पीने बैठता है वो भी उसके ऊपर चीनी डली होती है, दूध डला होता है, दोनों में टैक्स शामिल होता है, पत्ती में टैक्स शामिल होता है। टैक्स दे रहे हैं लेकिन आप इनडायरेक्ट ज़्यादा लेके लोगों के ऊपर बोझ डाल रहे हो। आप इस टैक्स सिस्टम को सही करो, डायरेक्ट टैक्सेस लगाओ। जो शख्स कमाता है, जिसकी इनकम है, उसकी इनकम के हिसाब से टैक्स होना चाहिए। हाशिम साहब, अगर हम देखें कि इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात की, लेकिन डायरेक्ट टैक्सेस हर आमदनी पर टैक्स होना चाहिए, इनकम टैक्स एक्ट ये कहता है। लेकिन पाकिस्तान में देखा जाए बहुत सारे जो हैं होलसेलर हैं, मैन्युफैक्चरर के बाद जो रिटेलर्स हैं, इन सबको ये टैक्स नेट में नहीं है, तो इनको टैक्स नेट में कैसे लाया जाता है? देखिए, सबसे बुनियादी जो ज़रूरत जो चीज़ है वो टैक्स नेट बनाने की, वो ये है कि बैंक अकाउंट खुले, क्योंकि कोई भी आदमी अपने पास जो इनकम कमा रहा है वो बैंक में डिपॉजिट करता था। अब वो आज पाकिस्तान में अकाउंट खोलना नामुमकिन हो गया है, उसको मुख्तलिफ चीज़ें ला के देनी पड़ती हैं कि टैक्स पेयर है, एनटीएन होल्डर है तो अकाउंट खुलेगा, जबकि दुनिया में ऐसा नहीं है। जब आप लोगों को बैंक अकाउंट में आने नहीं दोगे तो वो डॉक्यूमेंटेड नहीं होगा, वो आपके पास उसकी इनकम को देख के, आज बैंकिंग सिस्टम आपका एफबीआर के साथ लिंक हो चुका है, तो आप उसको नोटिस दे के टैक्स ले सकते हो। लेकिन अगर उनको निकाल दोगे तो वो सारा का सारा पैसा जो बैंकों के अकाउंट से निकल के गया वो पाकिस्तान की अनाज मंडियों में चला गया, जो आपकी कमोडिटीज़ मार्केट है। वहाँ अगर आप देखोगे तो आपकी 4 मेजर बड़ी क्रॉप में अगर आप टैक्स टू जीडीपी उसका रेशो निकालते हो कि गंदम कितना टैक्स पे करती है सेक्टर, या राइस वाला सेक्टर एक्सपोर्ट के अलावा कौन सा सेक्टर देता है, इसी तरह खाने पीने की चीज़ें जो आम जो सब्जियां पैदा होती हैं, आलू प्याज जो आप खरीदते हो उस पर कोई टैक्स नहीं है। उसको लाने के लिए पहले स्टार्ट करें कि आप CNIC को, कराची चैम्बर का ये डिमांड रही है कि CNIC को NTN नंबर दो। आज CNIC से आपका डेटा तो निकाल लेते हैं लेकिन उसको NTN नंबर अभी नहीं बनाया, आप उसको NTN नंबर बना दो। हर शख्स जो है जो स्पेंडिंग करता है उसको डिजिटल स्पेंडिंग पे लेकर आओ। एक नई चीज़ स्टेट बैंक को देनी चाहिए, वो कि नेट्स के एक कार्ड होता है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम आपका बनाया जाए। उसमें वो कार्ड देके आप उसमें लोगों को अट्रैक्ट करो कि आप कोई बाजार से चीज़ खरीदोगे तो उसको सस्ती मिलेगी। तो कैश स्पेंडिंग जो है उसका रिवाज कम होगा और डिजिटल पेमेंट आएगी तो ऑटोमेटिकली आपके पास टैक्स नेट बढ़ जाएगा। जी, जैसा कि आपने सुना, जो माहिरीन भी राय दे रहे हैं कि नए माली साल के बजट में ऐसे इकदाम उठाने होंगे और टैक्स रिलीफ देना होगा ताकि मईशत चल सके। साथ ही टैक्स नेट बढ़ाने के लिए उन सेक्टर को टैक्स नेट में लाना होगा जो आमदनी तो करते हैं लेकिन टैक्स नहीं देते, क्योंकि अगले माली साल जो टैक्स का हदफ है 9,200 अरब रुपए, अगर वो हासिल टैक्स नेट को बढ़ाना। बहुत शुक्रिया अशरफ खान, हमें अपडेट कर रहे थे। सिंध हुकूमत का सनत के शोबे को फरोग दिलाने का फैसला है। बजट में सालाना तरक्याती बजट 2 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। 26 इंडस्ट्री जोन है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए 1.5 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। छोटे कर्जों की अदायगी के लिए 50 करोड़ रुपए मुख्तस किए जाएं। 50 करोड़ तक का कारोबार करने वालों को कर्जा दिया जाए। महकमा इंडस्ट्रीज ने सिफारिशात महकमा खजाना को अरसाल कर दी हैं। अपने नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं। आज बजट पेश किया जा रहा है और उस पर किया जाएगा जिसमें तजवीज़ सामने आ रही हैं। सिंध हुकूमत की जानिब से सनत के शोबे को फ़रोग दिलाने का ये फैसला है। बजट में सालाना तरक्याती बजट 2 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है।
नए माली साल का वफाकी बजट आज पेश होगा। कराची के ताजरों की नुमाइंदों ने बजट में नया टैक्स आयद न करने का मुतालबा कर दिया है। ताजरों ने बजट में सेल टैक्स को 18 से वापस 17% करने की अपील भी की है। ताजरों और आवाम के लिए बिजली की बुलंद कीमत में भी रिलीफ का मुतालबा कर दिया है। कराची इलेक्ट्रॉनिक मार्केट सदर ने कहा है कि मोबाइल लग्जरी आइटम नहीं, इस पर भी मजीद टैक्स आयद न होने से आयद अगर हो गया तो कारोबार पर बुरे असरात होंगे। ऐसा कहना है ताजरों की जानिब से, क्योंकि नए माली साल का वफाकी बजट आज पेश होने जा रहा है और मुख्तलिफ तजावीज़ ज़ेर गौर हैं। आटा है, दालें हैं, घी है, चीनी है, इन पे तो कम से कम रेट कम हो। गाड़ियों के किराए हैं, इनमें कमी होनी चाहिए। सैलरी आजकल के दौर में अगर मेरे से पूछे तो एक आम आदमी की 50,000 रुपये 40-50,000 रुपये होनी चाहिए। वो खाने की चीज़ें हैं जो रोज़मर्रा की हमारे खाने की चीज़ें हैं, सब्ज़ी, दाल, रोटी, आटा, चीनी वगैरह, ये सब चीज़ें। और ये पेट्रोल इतना महंगा कर दिया कि आवाम इतनी परेशान हो गई। आने वाला बजट महंगाई के एतबार से तो बेहतर नहीं लग रहा है, लेकिन चाहिए कि इन्हें जो है बजट के को बेहतर से बेहतर करें, कम से कम करें और रोज़मर्रा की चीज़ें जो सस्ती करें, आवाम को सहूलत प्रोवाइड करें, क्योंकि आवाम बहुत बेजार है पिछले तमाम हुकूमतों से। उसकी बेजारी की वजह यह है कि कम आमदनी कम है और अखराजात ज़्यादा है। बजट में ये है कि इतनी जो महंगाई हो गई है, इसको थोड़ा सा नीचे लाया जाए। अब जो 2024 आएगा उसमें बजट कहाँ जाएगा, पहले ही इतनी महंगाई हो गई है ना। महंगाई तो कंट्रोल से बाहर है। LPG अभी 10 रुपये कम किए हुए तकरीबन 230-40 रुपये चल रहे। हमारा तो खुद जीना मुश्किल हो गया। हम तो उम्मीद लगा के बैठी हुई है, लेकिन हर बार जो होता है इस बार भी चांस तो यही है कि इस बार भी यही होगा, क्योंकि हाथ में तो इनके कुछ भी नहीं है। वही आवाम को इसी तरह बेवकूफ़ बनाया जाएगा, टैक्सेस के नाम पे, रेवेन्यू के नाम पे, डेट्स के नाम पे, वही होगा। हुकूमत को चाहिए कि टैक्स कम होना चाहिए, कि गरीबों के आवाम के लिए सहूलत होनी चाहिए। गरीब दिहाड़ी पे काम करते हैं, उनको भी देखना चाहिए ना कि वो अपने घर का राशन वगैरह पूरा करना होता है। आवाम को तो रिलीफ मिलना चाहिए, अच्छी बात है। कभी कुछ आवाम के लिए रियायत करें तो। रोज़ हर चीज़ महंगी हो रही है, कम तो नहीं हो रही, ज़्यादा ज़्यादा बढ़ ही रही है। सब बोलते हैं ये करेंगे वो करेंगे, कुछ भी नहीं करा आज तक, करेंगे भी नहीं। जनरल सेक्रेटरी एसोसिएशन फरीद कुरैशी ने नए बजट में हुकूमत से रिलीफ फ्राहम करने का मुतालबा कर दिया है। कहा कि 2022 और 2023 आवाम के लिए महंगा साल रहा है। काविश मेमन की रिपोर्ट है। नए माली साल का बजट कैसा होगा? ताजिरों ने हुकूमत से मुस्बत उम्मीदें वाबस्ता कर लीं। रिटेलर्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी फरीद कुरैशी का कहना है कि 2022 और 2023 आवाम के लिए महंगाई और मुश्किलात का साल रहा। हर चीज महंगी हुई। नए बजट में हुकूमत आवाम को रिलीफ फराहम करे। अभी तक इतलात ये है कि गवर्नमेंट जो है इस साल बजट जो है कुछ आवाम को रिलीफ देगा। जब बजट के बाद ही कोई आप उसको करेंगे, लेकिन 2023, 22 और 23 ये बहुत महंगाई का साल रहा। नए माली साल के बजट पर शहरियों ने हुकूमत से रिलीफ का मुतालबा किया। कहा कि आवाम हर बार बजट में रिलीफ की उम्मीद लगाती है, मगर रिलीफ नहीं मिलता। बजट में ये है कि इतनी जो महंगाई हो गई है, इसको थोड़ा सा नीचे लाया जाए। अब जो 2024 आएगा उसमें बजट कहाँ जाएगा, पहले ही इतनी महंगाई हो गई है। हुकूमत को चाहिए कि टैक्स कम होना चाहिए, कि गरीबों के आवाम के लिए सहूलत होनी चाहिए। गरीब दिहाड़ी पे काम करते हैं, उनको भी देखना चाहिए ना कि वो अपने घर का राशन वगैरह पूरा करना होता है। देखना ये है कि हुकूमत की जानिब से आज पेश किया जाने वाला बजट कितना आवाम दोस्त होगा और ताजिरों को कितना रिलीफ देगा। कैमरामैन हसन इकबाल के हमरा काविश मेमन, सिटी 21। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं सिटी 21। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने मेयर और डिप्टी मेयर के लिए पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवारों की गैर मशरूत हमायत का ऐलान कर दिया है। दोनों जमातों ने कराची की तरक्की और खुशहाली के लिए मिलकर काम करने का इरादा किया है। वज़ीर मेहनत और अफरादी कुव्वत सिंध सईद गनी ने मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहम्मद ज़ुबैर से इनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। मुलाकात में रुकन पंजाब असम्बली राना मशहूद, अली अकबर गुज्जर, सलमान खान, ख्वाजा गुलाम शुएब, नासिरुद्दीन
महमूद और दीगर शरीक थे। सईद गनी ने मेयर और डिप्टी मेयर के लिए पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवारों की हिमायत पर मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत का शुक्रिया अदा किया। दोनों जमातों ने शहरियों की मुश्किलात के हल के लिए जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर और सफरी सहूलियात की फ्राहमी से मुतल्लिक इक़दाम उठाने पर भी जोर दिया है। जामिया कराची सिल्वर जुबली गेट पर एहतजाज किया जा रहा है। तलबा तंजीम की जानिब से तलबा ने यूनिवर्सिटी रोड बंद कर दिया है। वजूहात क्या हैं, क्यों एहतजाज किया जा रहा है, जानने के लिए बात करेंगे। सैयद ज़ुबैर राशिद वहाँ पर मौजूद हैं। ज़ुबैर, अपडेट कीजिएगा, क्यों एहतजाज किया जा रहा है, क्या मुतालबा किया जा रहा है? हाँ जी, देखें, तलबा तंजीम की जानिब से जो है जामिया कराची के मेन सिल्वर जुबली गेट है, जहाँ पर जो है तलबा की जानिब से एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जा रहा है। मेन सिल्वर जुबली के साथ जो रोड है यूनिवर्सिटी रोड, उसको ब्लॉक कर दिया गया है। तालिब इल्मों की जानिब से जो है एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जा रहा है। एहतजाज रिकॉर्ड करवाने की वजूहात ये बताई जा रही हैं कि गुज़िश्ता रोज़ जामिया कराची की एक कैंटीन में एक वाक़या रूनुमा हुआ, जहाँ पर दो तालिब इल्मों के दरमियान एक तसादुम हुआ, भड्डा हुआ। उस पर जो है एक्शन लेते हुए सिविल वर्दी में, मतलब सिविल ड्रेस में मलबूस पुलिस एहलकार जो है जामिया कराची के अहाते में घुसकर उन्होंने एक तालिब इल्म को गिरफ्तार किया। उसके बाद जो है उस पर तालिब इल्मों का जो यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि वो उन तालिब इल्मों उस तालिब इल्म के ऊपर जो है गलत FIR काटी गई है, जिसकी मुनासिबत से जामिया कराची के सिल्वर जुबली गेट में जो है आज एहतजाज जो है तालिब इल्मों की जानिब से रिकॉर्ड करवाया जा रहा है। ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है यहाँ पर कि जामिया कराची का जो मेन सिल्वर जुबली गेट है, वहाँ पर एहतजाज करवाया जा रहा है। रोड ब्लॉक कर दिया गया है। ट्रैफिक की रवानगी जो है काफ़ी मुतासिर है। सूरत हाल को संभालने के लिए रेंजर्स भी यहाँ पर पहुँच चुकी है। ताहम यहाँ पर जो है नारेबाजी भी की जा रही है, एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया जा रहा है। ट्रैफिक की रवानगी जो है वो भी मुतासिर हो चुकी है। तालिब इल्मों का मुतालबा है यूनिवर्सिटी की जो कि सिक्योरिटी एडवाइजर है, उनसे मुतालबा किया जा रहा है। जामिया कराची के वाइस चांसलर से मुतालबा किया जा रहा है कि यूनिवर्सिटी के अंदर गैर मुतल्लिका जो शख्स हैं उनको दाखिले की इजाजत ना दी जाए, और ये जो FIR जो गलत काटी गई है, इन तालिब इल्मों के मुताबिक जो FIR गलत काटी गई है उसको भी वापस किया जाए। और यूनिवर्सिटी की जानिब से अगर बात की जाए तो जामिया कराची के इंतजामी की जानिब से अभी तक इस मामले पे कोई मौक़िफ़ जो है सामने नहीं दिया गया है। लेकिन मैं आपको ये भी बताऊं कि सिर्फ एक तलबा तंजीम यहाँ पर मौजूद नहीं है, बल्कि जामिया कराची के जो दीगर तलबा तंजीमें हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, और उनका ये कहना है कि जब तक उनके मुतालबात को पूरा नहीं किया जाएगा, जब तक वो ये एहतजाज जो है बरकरार रखेंगे। अच्छा, ये भी बताइएगा कि SSP CTD के जो बशीर ब्रोही हैं, उनके भांजे जो हैं वो भी उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं जहाँ पर ये मामला सामने पेश आया है। साथ ही साथ ये भी बताइएगा, कोई इतना बड़ा मामला भी नहीं है, ये सुलह सफाई में भी ये मामला रफा दफा हो सकता है, तो इतना क्यों बढ़ाया जा रहा है? क्या पहले भी इन दोनों की रही है लड़ाई वगैरह? देखिए, इस हवाले से कोई पेशरफ या इस हवाले से कोई मामला जो है अभी तक देखने को तो नजर नहीं आया। कि हो सकता है कि उनकी दुश्मनी जो है पुरानी हो, या हो सकता है कि सडन उनकी दुश्मनी हो गई हो, या सडन कोई फड्डा या कोई तसादुम उनके दरमियान हो गया हो। लेकिन हाँ, बिल्कुल जी, पुलिस एहलकार का आप नाम ले रही हैं, उन्हीं के भांजे भतीजे जो है गलबन बताए जा रहे हैं कि वो इस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, और इस यूनिवर्सिटी में जो है वो ज़ेर तालीम है, और बाअसर शख्सियत होने के नाते जो है उन्होंने अपने भांजे के हक में जो है FIR कटवाई। ये जो तालिब इल्म है उनका ये कहना है, उनका ये मौक़िफ़ है। ताहम ताज़ा तरीन सूरत हाल जामिया कराची की इस वक्त ये है कि यहाँ पर ISO और दीगर तलबा तंजीमों की जानिब से जो है यहाँ पर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जा रहा है, और यहाँ पर रोड भी ब्लॉक कर दी गई है। जामिया कराची का मेन सिल्वर जुबली गेट है, गाड़ियों की भी बहुत लंबी जो है लगी है, रोड को ब्लॉक कर दिया गया है। ट्रैफिक की रवानगी मुतासिर है। सूरत हाल को संभालने के लिए रेंजर्स भी यहाँ पर पहुँच चुकी है, लेकिन यहाँ पर जो है तालिब इल्म नारेबाजी कर रहे हैं, और ये मुतालबा कर रहे हैं कि जामिया कराची जो है इस मामले पर एक्शन ले, और जामिया कराची अपना एक मौक़िफ़ सामने रखे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। कॉर्नो कॉर्पस पौधा माहौलियात ख़तरनाक करार दे दिया है। शारा फैसल और शारा पाकिस्तान पर कॉर्नो कॉर्पस दरख्तों की भरमार है। इन पौधों से क्या नुकसानात हैं, जानने के लिए बात करेंगे। जुनैद जवेद हमारे साथ मौजूद हैं। जुनैद, अपडेट कीजिए। देखिए जी, सिंध हुकूमत की जानिब से माहौलियाती आलूदगी को ख़त्म करने के लिए बड़े बड़े दावे तो किए जा रहे हैं,
लेकिन अमली मुजाहरा जो है होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से वाज़े तौर पर हिदायत की गई थी कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जहाँ जहाँ कार्नोकार्पस के ट्रीज़ लगे हुए हैं, पौधे लगे हुए हैं, उन तमाम पौधों को जो है वो उखाड़ फेंका जाए, लेकिन अभी तक इसके ऊपर कोई हतमी तौर पर काम होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। शहर के अंदर सबसे ज़्यादा इन पौधों की तादाद जो है वो बढ़ती चली जा रही है। आपको गली मोहल्लों के अंदर भी जो है अब ये कार्नोकार्पस पौधे जो है वो दिखाई दे रहे होंगे, जबकि इन पौधों का जो डिसएडवांटेज है यानी जो नुकसानात हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंतहाई ख़तरनाक है। इससे जो है वो दमे के मरीज़ों में भी जो है वो इजाफा होता है और साथ ही साथ इस शहर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी ये पौधे जो है शदीद ख़तरा जो है वो पहुँचा रहे हैं, शदीद नुकसानात पहुँचा रहे हैं। जबकि इसके अलावा अगर हम बात करें इस शहर के पानी के हवाले से, तो शहर कराची के अंदर पानी की वैसे ही बहुत ज़्यादा किल्लत है, जबकि महकमा वाटर एंड सीवरेज बोर्ड भी जो है वो इन पौधों को जो है वो इंतहाई ख़तरनाक पानी के हवाले से करार दे चुका है। लेकिन KMC की जानिब से जो है वो अभी तक कोई कार्रवाइयाँ शुरू नहीं की गई हैं। सबसे ज़्यादा जो ये पौधे हैं ये आपको शाहराह फैसल पर नज़र आएंगे, शाहराह पाकिस्तान पर जहाँ इस वक्त मैं मौजूद हूँ यहाँ पर नज़र आएंगे। जब आप सोराब गोट से चढ़ेंगे तो लियाकताबाद और लियाकताबाद से टीनट्टी और टीनट्टी से आगे के जो गुरु मंदिर के इलाके हैं वहाँ पर भी ये कार्नोकार्पस पौधे जो है वो बड़ी तादाद में लगे हुए हैं। हमारे शहरियों से बात हुई, वो भी यही मुतालबा कर रहे हैं कि फौरी तौर पर इन पौधों को हटाकर इनकी जगह कोई नीम के पौधे लगाए जाएँ या दूसरे कोई खूबसूरत पौधे लगाए जाएँ जो शहर की खूबसूरती में भी इजाफा करें और साथ ही साथ माहौलियाती जो बेहतरी है वो भी लाई जा सके। जी। एडमिनिस्ट्रेटर कराची के अहकामात पर KMC के महकमा इंसदाद तजावुज़ात ने शहर भर में कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी हैं। एहसन अब्बासी इस वक्त सीनियर डायरेक्टर बशीर सिद्दीकी के हमरा मौजूद हैं। मज़ीद इन्हीं से जान लेते हैं। जी एहसन, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, शहर में तजावुज़ात की भरमार के ख़िलाफ़ महकमा KMC का इंसदाद तजावुज़ात जो है वो घेरा तंग करता हुआ नज़र आ रहा है। आज भी शहर के मुख्तलिफ़ मकामात पर सुबह से ही जो है वो कार्रवाइयों का आगाज़ देखने में आया है। वो तमाम गुज़रगाहें जो तंग हो गई थी उनको बहाल कराया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सीनियर डायरेक्टर लैंड इंक्रूजमेंट बशीर सिद्दीकी, उनसे जान लेते हैं। सर मुझे बताइएगा, महकमे में वापसी हो गई है आपकी और आते ही उठा पटक मचा दी है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटर कराची डॉक्टर सैफुर रहमान साहब का जो है वो मेरे पे एक एतमाद का इजहार किया उन्होंने, और वो ये चाहते हैं कराची शहर को खूबसूरत बनाया जाए। आप देखें इनके प्लान में पार्क है और तजावुज़ात के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ, तो इसलिए अब हमारी कार्रवाइयाँ तेज़ होगी। हम दिन रात और शाम यानी कि 3 टाइम जिस तरह हम खाना खाते हैं, हम इसी तरीके से हमने अपनी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी हैं। शहर में आपको अब इंशाल्लाह ताला हमारी कार्रवाइयाँ तेज़ नज़र आएंगी और हमारा शहर कराची के फुटपाथ और दीगर जितनी भी एमिनिटी प्लॉट हैं आपको खाली नज़र आएंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द। ठीक है। अच्छा, हम देखते हैं KMC को जो है वो व्हीकल्स का और काफ़ी हैवी मशीनरी की कमी का सामना होता है, तो अगर वो तमाम आपकी गुजारिशात पूरी कर दी जाएं तो आप समझते हैं कि शहर को साफ़ करने में वक्त नहीं लगेगा? देखिए जो कि कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन है, ये तो आपको पता है इसमें माली दुश्वारियाँ तो ज़रूर हैं, लेकिन हमारे पास जो भी इक्विपमेंट है, जो भी हमारे पास सिलसिला है, जो भी मशीनरी है, हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि उसको भी अब यूज़ करें और उसको जो ख़राब है उनको भी सही करके उस पर अपनी कार्रवाइयाँ तेज़ करें। तो हमने इन तीनों डिस्ट्रिक्ट पर अपनी कार्रवाई जारी रखी हुई हैं। आप देखेंगे शहर से इंशाल्लाह जल्द तजावुज़ात का खात्मा होगा। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। शहर से तजावुज़ात का खात्मा होगा। एडमिनिस्ट्रेटर कराची जो है वो बागात और बिलखुसूस शहर को जो है वापस रोशनियाँ बहाल देखना चाहते हैं, जिस पर एडमिनिस्ट्रेटर कराची की जानिब से खुसूसी टास्क दिया गया है कि वो तमाम अहम शाहराएँ और मुख्तलिफ मकामात जहाँ से आवाम की शिकायत ज़्यादा मौसूल, वहाँ से तजावुज़ात का खात्मा किया जाए। जी। सिंध हाई कोर्ट में PTI कारकुनान नज़रबंदी केस की समाअत हुई। मजीद PTI कारकुनान ने सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। अदालत ने सेक्रेटरी दाखिला और IG सिंध को नोटिस जारी कर दिए हैं। मजीद जानते हैं बिलाल अहमद से। जी बिलाल। जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जिनको नज़रबंद किया गया है MPO के तहत, एक नई दरख्वास्त उनकी जानिब से दायर की गई है जिसकी समाअत सिंध हाई कोर्ट के जज जस्टिस यूसुफ अली सईद और जस्टिस मोहम्मद अब्दुर्रहमान पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने की। दौरान समाअत माजमी एडवोकेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मज़ीद 2 कारकुनान की जानिब से पेश हुई और उनका ये कहना था कि दोनों जो कारकुनान हैं वो उनका ताल्लुक़ कराची से है और 9 मई का जो वाक़या सानिया है उसके बाद उन्हें घरों से गिरफ़्तार किया गया और MPO के तहत उन्हें नज़रबंद करके गोट की जेल मुंतकिल कर दिया गया है और दोनों का ताल्लुक़ कराची से है। जबकि सिंध हाई कोर्ट मुतअद्दिद दरख्वास्तों में MPO
के जो नोटिफिकेशंस हैं उनको मुअत्तल कर चुकी है और फ़ीकस 10,000 रुपये के इवज़ जो कारकुनान नज़रबंद थे उनको रिहा करने का हुक्म जारी किया था। लिहाजा ये जो 2 कारकुनान हैं इनकी नज़रबंदी को भी गैर कानूनी करार देकर नोटिफिकेशन मुअत्तल और रिहा करने का हुक्म जारी किया जाए। इस सिलसिले में सिंध हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने इस दरख्वास्त की समाअत करते हुए सेक्रेटरी दाखिला IG सिंध और जो दीगर फ्रीकैन हैं उनको नोटिस जारी कर दिए हैं और आइंदा समाअत पर रिपोर्ट तलब कर ली है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट शर्की में इक़दाम कत्ल के मुकदमे में नामजद मुल्ज़मान की दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत हुई है। समाअत से मुतल्लिक बात करेंगे शहरियार सिद्दीकी से। जी शहरियार। जी बिल्कुल, देखें इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिटी कोर्ट में। 2 रोज़ कबल एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट गरबी की अदालत में मुल्ज़िम सफ़ीर वल्द यूसुफ के ख़िलाफ़ डकैती मुज़ाहिमत के दौरान शहरी को कत्ल करने के मुकदमे पर अहम समाअत हुई, जिसके बाद मुल्ज़िम की दरख्वास्त ज़मानत पर फ़ैसला महफूज किया गया था। मुल्ज़िम की दरख्वास्त ज़मानत पर फ़ैसला गुज़िश्ता रोज़ सुनाया जाने वाला था, लेकिन सिंध बार काउंसिल की जानिब से होने वाली स्ट्राइक के बायस मुल्ज़िम की दरख्वास्त ज़मानत पर फ़ैसला 1 रोज़ के लिए जो है वो मुलतवी कर दिया गया था। ताहम आज मुल्ज़िम की दरख्वास्त ज़मानत जो है वो मौजूद अदालत की जानिब से मुस्तरद कर दी गई है। मुल्ज़िम के वकील एडवोकेट ताहिर अवान की जानिब से मुल्ज़िम के लिए जो दरख्वास्त ज़मानत दायर करवाई गई थी उसे आज मौजूद अदालत की जानिब से मुस्तरद कर दिया गया है। दौरान समाअत मुल्ज़िम के वकील एडवोकेट ताहिर अवान का ये बताना था कि मुल्ज़िम को फ़र्जी मुकदमे में नामज़द किया गया है। मुल्ज़िम के ख़िलाफ़ गुज़िश्ता 1 साल से जो है वो ये मुकदमा जारी है। मुल्ज़िम के ख़िलाफ़ मुकदमा मोमिनाबाद थाने में मोहम्मद अबू बकर की मुद्दत में दर्ज किया गया था। ताहम मुल्ज़िम के वकील एडवोकेट ताहिर अवान का ये बताना था कि मुल्ज़िम को एक फ़र्जी मुकदमे में जो है वो नामज़द किया गया है। मुल्ज़िम का इस मुकदमे में किसी भी किस्म का कोई जो है वो इस मामले में कोई किरदार नहीं। ताहम दौरान समाअत मुल्ज़िम के वकील की जानिब से जितने भी दलाइल पेश किए गए मुल्ज़िम की दरख्वास्त ज़मानत के लिए, उन्हें अदालत की जानिब से नाकाफ़ी समझते हुए अदालत की जानिब से मुल्ज़िम की दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद करते हुए मुल्ज़िम को फिर एक मरतबा जेल मुंतकिल करने का हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। जी। कराची की जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी ने सीव्यू 2 दरिया से खातून डॉक्टर सारा की लाश मिलने के मुकदमे में आइंदा समाअत पर प्राइवेट गवाहान को तलब कर लिया है। मजीद बात करेंगे मुमताज़ जमाली से। जी मुमताज़। जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी की अदालत में सीव्यू से डॉक्टर सारा की लाश मिलने के वाक़े से मुतल्लिक मुकदमे की समाअत हुई है और आज इसी मुकदमे में ज़मानत पर रिहा मुल्ज़िमा बिस्मा भी अदालत में पेश हुई, जबकि जेल पुलिस की जानिब से मुल्ज़िम वकास को और डॉक्टर शान को अदालत में पेश किया गया है। आज मुद्दई मुकदमा अदालत में पेश ना हो सके हैं, जिस पर अदालत ने आइंदा समाअत पर मुद्दई मुकदमा को भी पेश करने का हुक्म दे दिया है और साथ ही साथ तमाम जितने प्राइवेट गवाह हैं इस मुकदमे में उनको भी अदालत की जानिब से पेश होने का हुक्म दे दिया है। वाक़े का मुकदमा ये साहिल थाने में दर्ज किया गया था, जहाँ पर मुद्दई मुकदमा का ये दावा था कि उनकी बेटी को जो है डॉक्टर शान और दीगर मुल्ज़िमान ने ब्लैकमेल करके कत्ल कर दिया है। लिहाजा अब तक इस मुकदमे में डॉक्टर शान, वकास और बिस्मा को पुलिस की जानिब से नामज़द किया गया है और पुलिस ने अपने चालान में भी इस बात का जो है इंकशाफ किया है कि मुल्ज़िम शान से जो है शान और मुल्ज़िम वकास ने शवाहिद भी छुपाए हैं और इन तमाम मुल्ज़िमान के ख़िलाफ़ कत्ल और अगवा के दिफा जो है वो शामिल होते हैं। और कराची में इंटरमीडिएट बोर्ड के तहत इम्तिहानात का सिलसिला जारी है। बात करेंगे सैयद ज़ुबैर राशिद से। जी ज़ुबैर। हाँ जी बिल्कुल, देखें आला सानवी तालीमी बोर्ड कराची के तहत इम्तिहानात का आज 10वां रोज़ है और इम्तिहानात का जो सिलसिला है पुरसुकून तरीके से इस वक्त जारी है। कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं यकीनन जहाँ पर जो है कुछ बद इंतज़ामी देखने को नज़र आई, लेकिन बेशतर कॉलेजेस ऐसे भी हैं जहाँ पर इम्तिहान जो है पुरअमन तरीके से मुनक़िद हो रहा है। आज क्योंकि 10वां रोज़ है तो आज सुबह सवेरे का जो पर्चा है 3 घंटे पर मुश्तमिल था, जबकि इवनिंग शिफ्ट का जो पर्चा है जो कि 3 बजे जो है स्टार्ट हो चुका है और ये जो इवनिंग शिफ्ट का पर्चा 5 बजे तक जो है इख्तिताम पजीर हो जाएगा। 2 घंटे पर मुश्तमिल ये पर्चा है क्योंकि शॉर्ट टर्म पेपर था। आज 11वीं जमात का फेलियर का ह्यूमैनिटीज़ का जो पर्चा है वो मुनक़िद हुआ है, जिसमें इस्लामिक स्टडीज़ भी शामिल है, अंग्रेज़ी है उसका पर्चा भी शामिल है। इसके अलावा जो है इकनॉमिक्स का पर्चा है वो भी शामिल है। तो ये 3 पर्चे हैं जो हैं इस वक्त मुनक़िद किए गए हैं। इवनिंग शिफ्ट का पर्चा जो है मुकर्रर वक्त पर शुरू हो चुका है। 2 घंटे पर मुश्तमिल गालिबन ये पर्चा है जो कि स्टार्ट है। इस वक्त मैं गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज के बाहर मौजूद हूँ। यहाँ पर भी इम्तिहानी मरकज़ में काफ़ी सख्त तरीन इंतज़ामात किए गए हैं। इंतज़ामात इस तरीके से किए गए हैं कि अंदर जो है किसी भी गैर मुतल्लिका शख्स को जाने की इजाज़त जो है नहीं दी जा रही है, क्योंकि ये ख़वातीन का कॉलेज है। तो यहाँ पर जो है जो ख़वातीन तलबा हैं
उनके लिए जो है खातून इन्विजिलेटर्स जो हैं उनको यहाँ पर भेजा गया है। इसके अलावा डायरेक्टर कॉलेजेस और नाज़िम इम्तिहानात मुख्तलिफ इम्तिहानी मराकज़ के दौरे पर निकले हैं और तमाम सूरत हाल का जायज़ा ले रहे हैं। ये जो इम्तिहानात का सिलसिला है चांद रात तक ऐसी जारी व सारी रहेगा। इसके अलावा अगर फर्स्ट ईयर के हवाले से बात करें तो फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम जो हैं ईद के बाद मुनक्किद किए जाएंगे, जिसका जो टाइम टेबल है कुछ दिनों में जो है जारी कर दिया जाएगा। जी, ईद कुर्बान करीब आते ही मवेशी मंडियों की रौनकें अरूज पर पहुंचने लगी हैं। जवाद आसिफ हमें बताएंगे। जी बिल्कुल, ईद कुर्बान की आमद करीब है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मलीर की मवेशी मंडी में, जहाँ पर जो है वो हमें जानवरों की काफ़ी तादाद नज़र आती है और ख़रीदार भी यहाँ पर जो है वो अपना मनपसंद जानवर ख़रीदने के लिए मौजूद हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं इस मंडी के जो ज़िम्मेदार हैं, उनसे बात करते हैं। मुझे बताएगा इस मंडी की क्या सूरत हाल है और यहाँ पर क्या जानवर अच्छी कीमतों पर दस्तयाब हैं? जी, ये मंडी हमारी मलीर की होलसेल मंडी कहलाती है। अल्लाह का शुक्र है, यहाँ पे कोई ऐसा मसला नहीं है, बिल्कुल बहुत सेफ्टी है। सिटीसील कैमरे भी यहाँ पे मौजूद हैं और अल्हम्दुलिल्लाह गोट के अंदर मंडी है। बहुत से लोग जाना चाहते हैं अगर नादरन बाईपास पे, उनके तो हालात आपको पता ही हैं, लेकिन हमारी मंडी सबसे बेहतर है और होलसेल मंडी है। और एक बयान मैं आपको और देना चाहता हूँ कि जैसे कि अभी कोई कस्टमर आता है जानवर यहाँ पे लेने के लिए, तो उसका ये तरीक़ेकार है कि वो एक बंदा एक जानवर लेना होता है अपने घर के लिए, वो 5-6 को मोहल्ले वालों को साथ लेके आ जाता है। अब जिससे व्यापारी सोचता है कि ये लोग हिस्सेदार हैं, तो व्यापारी भी उस हिसाब से अमाउंट ज़्यादा बताता है, तो फिर उस तरीके से जानवर का सौदा वगैरह नहीं हो पाता। तो इसकी वजह यही है कि उनको चाहिए कि 1 से 2 बंदे हैं, 3 बंदे हैं, ताकि व्यापारी भी सही रेट में उनको दाम बताए और सौदा भी आसानी से हो जाए। अच्छा, मुझे ये बताएगा यहाँ पर जो है वो 3 से 4 मन के जानवर की क्या कीमतें चल रही हैं और क्या आवाम को जो है वो मुनासिब कीमतों पर दस्तयाब होंगे जानवर? जी बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है। 3 से 4 मन का जानवर इस टाइम पे हमारे यहाँ पे मंडी में, दूसरी का तो मांगने को ज़्यादा मांगते हैं, लेकिन जो होलसेल में जो रेट आ रहे हैं ना इस टाइम पे 140, 150 तक का 3 से 4 मन का निकाला आता है। जी हाँ, तो देखा आपने, इनका यही कहना था कि यहाँ की जो मलीर की मवेशी मंडी है ये होलसेल कहलाती है और यहाँ पर जो 3 से 4 मन का जानवर है वो 1.5 लाख में भी दस्तयाब है। आवाम आ सकती है और जो उनका मनपसंद जानवर है, जो जितनी उनकी रेंज है उतनी रेंज में ही यहाँ पर जानवर दस्तयाब है। इसके अलावा उनका ये भी कहना था कि कुछ तकनीक्स होती हैं यहाँ पर जानवर ख़रीद